प्रिय छात्रों, मैं चंद्रहास कुमार। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वास्तविक संख्याओं के चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय समझाने जा रहा हूं। यह प्रमेय क्लास 10th के मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसका यह तीसरा प्रमेय है। ठीक है ना। उससे पहले भी आपने दो प्रमेय पढ़ा है, ठीक है ना, जिसमें अंकगणित का आधारभूत प्रमेय था और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का था। उसके बाद यह तीसरा प्रमेय है जिसको मैं प्रमाणित करने जा रहा हूं। और इस प्रमेय का प्रयोग हम लोग अपरिमेय संख्या की अपरिमेयता को साबित करने में प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं इसका क्या कथन है और इसमें क्या कह रहा है और आपको इसका प्रमाण कैसे देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका कथन है, यदि एक अभाज्य संख्या p q स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ p अभाज्य संख्या है और q स्क्वायर कोई भाज्य संख्या का रूप है, उसको वह विभाजित करता है। तो कह रहा है p q को भी विभाजित करेगा, ऐसा आपको दिखाना है। ठीक है ना, यानी कि p q को भी विभाजित करेगा, ये कंडीशन है। यदि p q स्क्वायर को विभाजित किया तो p q को भी विभाजित करेगा, ऐसा आपको दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके प्रमाण को समझने का। और देखिए इसके प्रमाण को कैसे समझना है। इसके प्रमाण के लिए मैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करूंगा। ठीक है ना, यदि संभव हो तो आप अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का एक बार रिपीट कर लें। पिछले वीडियो में मैंने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को समझाया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जो इसमें मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर एक चीज देख रहा हूँ कि जो q स्क्वायर को विभाजित करता है, ये भी है और ये भी कह रहा है कि जो p q को भी विभाजित करेगा, ऐसा है। अर्थात इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जो q स्क्वायर भी भाज्य संख्या का कोई रूप है और q भी कोई भाज्य संख्या का ही रूप है। ठीक है, इसी कारण मैं कल्पना कर लेता हूँ कि जो इसके कुछ अभाज्य गुणनखंड हैं। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में आपने पढ़ा है कि जो कोई भी भाज्य संख्या जो है ना, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसी कारण यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो q भाज्य होने वाली संख्या है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड की मैं कल्पना कर लेता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ, माना q के अभाज्य गुणनखंड, q के अभाज्य गुणनखंड p1, p2, डॉट डॉट pn है। ऐसे कई अभाज्य संख्या हो सकते हैं, मुझे तो पता नहीं है कि जो ये q कौन सी संख्या है। इसी कारण मैं यहाँ पर अपने मन से कुछ ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसीलिए आप ऐसा तो लिख सकते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड हैं, आपको सब पता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, p1, इसको मैं लिख सकता हूँ p1 इंटू p2 इंटू डॉट डॉट इंटू pn, ऐसा लिख सकता हूं। अब देखिए यहाँ वर्ग की बात हो रही है, तो मैं वर्ग कर लेता हूं दोनों तरफ। q स्क्वायर यदि मैं करूं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा p1 इंटू p2 इंटू डॉट डॉट इंटू pn का होल स्क्वायर। यानी कि आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, p1 का स्क्वायर, सॉरी पहले इसको अलग अलग करके लिख लेता हूं, p2, ठीक है ना, डॉट डॉट इंटू pn, और इसे दो बार आप लिख दीजिए। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो मुझे लगता है हर कोई व्यक्ति समझ रहे होंगे। यहाँ पर आपको समझने में कोई दिक्कत कुछ नहीं है। 2 पावर था तो मैंने इसे दो बार लिख दिया। अब इसे यदि आप गुणा के फॉर्म में लिखें तो ये हो सकता है p1 का स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू p2 का स्क्वायर, डॉट डॉट इंटू pn का स्क्वायर। यहाँ पे ऐसा हो सकता है, इस रूप में आ सकता है, दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ तक मेरा जो प्रोसेस था ये मैंने कर लिया। अब है कि जो एक चीज दिया हुआ है, p q स्क्वायर को विभाजित करता है, ये कंडीशन आपको कथन में क्या कह रहा है, p q स्क्वायर को विभाजित करता है। मैं लिख लेता हूं, दिया है आपको, क्या दिया हुआ है, p q स्क्वायर को विभाजित करता है, q स्क्वायर को, p q स्क्वायर को विभाजित करता है, p q स्क्वायर को विभाजित करता है। तो एक बात तो आप समझते हैं, p q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से आप एक बात जान रहे हैं कि जो p q स्क्वायर का एक गुणनखंड है तभी विभाजित कर रहा। आप एक बात समझिए, कोई भी संख्या अगर किसी संख्या से विभाजित होती है तो वह उसके अभाज्य गुणनखंड में जरूर शामिल होता है।
जैसे आप देख लीजिए 15 3 से विभाजित है तो 3 उसके अभाज्य गुणनखंड में शामिल है, 5 से विभाजित है तो शामिल है, 20 यदि 4 से विभाजित है तो देख लीजिए 5 गुना 4 लिख सकते हैं, उसके गुणनखंड में शामिल है। तो वही बात मैं कह रहा हूं, पी क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से आप कह सकते हैं, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से क्या लिख सकते हैं आप, पी क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड है, पी क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड है, ठीक है ना। और आप तो एक बात जानते हैं, एक बात और जानते हैं, गुणनखंड जो होता है ना अद्वितीय होता है। तो इस आधारभूत प्रमेय के अद्वितीय एक तरह से कह सकते एक ही प्रकार से, ठीक है ना। पुनः एक बात और है कि जो कोई भी अभाज्य संख्या जो होता है ना, अभाज्य गुणनखंड जो होता है किसी भी भाज्य संख्या का अद्वितीय रूप होता है, ठीक है ना। जैसे कि यदि 15 की बात मैं करूं तो 15 के 2 ही अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, 3 और 5। यह अद्वितीय है, उसके अलावा कोई उसका अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। इसी कारण यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर का तो एक गुणनखंड है, ये बात तो मैं समझ रहा हूँ और इसको लिखा भी। अब देखिए इसमें एक और गुण है, अद्वितीय होता तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फिर किसी भाज्य संख्या के गुणनखंड को एक ही प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। एक ही प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, तो इसका मतलब है P जो है ना ये जो है ना क्यू स्क्वायर में ही, यानी कि इसी में से कोई एक है, अर्थात क्या जा सकता है, अर्थात P, अर्थात ये लिख सकते हैं P1 P2 P2 डॉट Pn में से कोई एक है, चाहे वह P1 हो या P2 हो या P3 हो या Pn हो। तो ये सब के सब किसके गुणनखंड है, Q के गुणनखंड है ना, मैंने यहाँ पे पहले ही माना था। तो ये Q के गुणनखंड है, अर्थात या लिख सकते हैं, इसीलिए P Q का एक गुणनखंड है, P Q का एक, ये तो अभाज्य संख्या है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं P Q का एक अभाज्य गुणनखंड है, ऐसा भी तो आप लिख सकते हैं, P Q का एक अभाज्य गुणनखंड है। आप तो जानते हैं ना कि जो कोई भी संख्या अपने अभाज्य गुणनखंड से निश्चित रूप से विभाजित होगा, ठीक है ना। इसीलिए आप लिख सकते हैं, अतः पी क्यू स्क्वायर को विभाजित करता, पी क्यू को विभाजित करेगा, पी क्यू को विभाजित करेगा। यही चीज तो आपको प्रमाणित करना था, ठीक है ना। ये चीज आप शायद समझ गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं समझे तो कुछ उदाहरण भी अब मैं दे करके समझाता हूं, इसके एक्सप्लेनेशन को समझ लीजिए एक बार, फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो मैं ऐसा ले लेता हूं कि जो क्यू स्क्वायर बराबर जो है ना, ये जो है ना 15 के वर्ग यानी कि 225 को यह विभाजित कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि 5 इसको विभाजित कर रहा है, ठीक है, यानी कि 225 को विभाजित कर रहा है, ठीक, यानी कि 225 को विभाजित कर रहा है। किसको विभाजित कर रहा है, P जो है ना, यानी कि क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है। अब देखिए कि जो P Q को भी विभाजित करेगा, यानी कि Q बराबर, यदि आप इसे ऐसा लिखें तो इसको लिख सकते हैं 15 गुना 15, ठीक है ना। अर्थात आप क्या लिख सकते हैं, इसे 3 गुना 5 गुना 3 गुना 5। तो आप देखिए इसके गुणनखंड में 5 है ना शामिल।
अब और उदाहरण लेके समझ लीजिए, ठीक है। अब चलिए देखिए कि और कई उदाहरण आप ले सकते हैं। 7, ठीक है ना, p बराबर 7 है और यह p स्क्वायर q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी कि q स्क्वायर मैं ले रहा हूं 7 into 3 ले रहा हूं, इसको यह विभाजित कर रहा है। ठीक, आप ये चीज देखिए, तो 7 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक, 3 into 3। आप क्या देख रहे हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड में शामिल है कि नहीं। यही चीज इसमें कह रहा है कि जो यदि कोई संख्या p q स्क्वायर को विभाजित करता है तो p q को भी विभाजित करेगा। ठीक, तो छात्रों मैंने आपको ये बात तो समझाया, लेकिन आप इसको समझने के लिए और कई उदाहरण लेकर के समझ सकते हैं। तो अब चलिए मैं इसके आधार पर ही आपको अपरिमेय संख्या को प्रमाणित, अपरिमेय संख्या के अपरिमेयता को प्रमाणित करके दिखा रहा हूं, आप समझने का प्रयास करें। आइए अब देखते हैं कि जो ये साबित करने के लिए आपको साबित करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर √5 आपको अपरिमेय संख्या है, इसको साबित करके आपको दिखाना कि सच में यह अपरिमेय संख्या है। यह मैं विरोधाभास द्वारा आपको प्रमाणित करके दिखाऊंगा। मैं आपको एक बात बता दूं, पहले कोई भी संख्या परिमेय और अपरिमेय के आधार पर यदि संख्याओं का बंटवारा अगर करें हम, तो कोई भी संख्या या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। यानी कि यदि कोई संख्या परिमेय नहीं है तो वह अपरिमेय है, ठीक है। यही दो बातें होती है, दो ही प्रकार की, यदि परिमेयता और अपरिमेयता के आधार पर यदि संख्याओं का बंटवारा हो वो तो या तो परिमेय होता है या तो अपरिमेय। चलिए मैं कुछ देर के लिए इसे परिमेय संख्या ही मान लेता हूं कि जो √2, चलो y परिमेय अपरिमेय नहीं है, यह परिमेय ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसके प्रमाण को देने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। अब आप तो एक बात जानते हैं, परिमेय संख्या जो यदि होता है कोई, तो उसका फॉर्म p/q के रूप का होता है, ये बात तो आप जानते हो। और p और q का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे यदि 20/25 यदि 5 हो तो ये अभी परिमेय संख्या ये भिन्न के रूप में, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में परिमेय संख्या का जो रूप होगा ना ये 5 होगा। ये लिखूं कि जो √5 = p/q, जहां q डजंट इक्वल टू 0, यानी कि q 0 के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है, तथा p और q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। p और q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, अर्थात p और q का मौसो एक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जहां p और q का मौसो एक है या असहवाज पूर्णांक है, ठीक है। चलिए अब मैं एक बात यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर √5 × q = p हो जाता है। यहाँ पर पहले इसको वर्क कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 5q² = क्या हो गया, p², ठीक है। आप यहाँ देखिए 5 है मल्टीप्लाई के रूप में, अगर मैं यहाँ पर इधर लाऊं तो ये p² को विभाजित करेगा, तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे, q² = p²/5। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसकी जरूरत आगे होगी, ठीक है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 5 जो है ना p² को विभाजित करता है। मैंने जो अभी आपको प्रमेय समझाया उसी का आप यहाँ पर प्रयोग कीजिए, तो 5p को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ 5 p² को विभाजित करता है, p² को विभाजित करता है,
5p² को विभाजित करता है, ठीक है ना। इसीलिए 5p को भी विभाजित करेगा, 5p को भी विभाजित करेगा, ऐसा मैंने आपको जो अभी समझाया उसी का आप यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आप समझिए कि जो 5p को यदि विभाजित कर रहा है तो उस p में तो एक गुणनखंड जो है ना आपको 5 तो पक्का है, ठीक है ना। 5p को विभाजित कर रहा है तो p में एक गुणनखंड 5 जरूर है। तो आप यहां पर लिख लेंगे, माना p इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 5 × m, 5m, यानी कि एक गुणनखंड आपको p 5 तो है ही और दूसरा जो भी हो मुझे पता नहीं। चलिए अब इस p के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, ठीक है ना। इक्वेशन 1 में p का मान रखने पर, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5q² इक्वल टू p की जगह पे आप 5m को रख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 5q² इक्वल टू 25m², ठीक है। अब यहाँ पर आप फिर कीजिएगा तो q² इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर 5 से ये इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5 5 जा 25, यहाँ 5m² हो गया। अब यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि जो 5 यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में है, ठीक है। अब यदि इधर आता है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं m² इक्वल टू q²/5, ठीक है ना। फिर वही बात, यानी कि 5q² को विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है 5q² को विभाजित करता है, 5q² को विभाजित करता है, यहाँ पर विभाजित करता है, इसलिए 5q को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5q को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। ऐसा यदि हो जाता है तो आप फिर समझ लीजिए एक बात, क्या कि जो q यहाँ पर आप देखिए, यहाँ कहाँ मैंने माना था 5p को भी विभाजित करेगा। इस स्टेटमेंट यानी कि दूसरा स्टेटमेंट और तीसरे स्टेटमेंट से ये स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा 5p को विभाजित करता है, ठीक है ना, यानी कि p 5 से विभाजित है, ठीक है ना। यहाँ पर q 5 से विभाजित है, तो विभाजित क्यों है, क्योंकि उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 भी शामिल है, इसी कारण ना दोनों ही संख्याएं 5 से विभाजित है, अर्थात दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 और 3 से, 2 और 3 से, 2 और 3, ये जो कथन मैंने लिखा है 2 और 3 से स्पष्ट है कि p और q में, ठीक ना, एक के अलावा अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 शामिल है, ठीक ना, शामिल है। मैंने क्या माना था कि जो एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, लेकिन क्या हुआ, मेरे मानने का ये तो विरुद्ध हो गया, ये तो मेरे मानने का एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत ही मान लिया था। p जो है ना, वो जो मान लिया था मैंने कि जो ये परिमेय संख्या, इसी कारण से ऐसा हुआ, यानी कि हमको मेरे मानने का जो है ना वहां पर विरोधाभास उत्पन्न हुआ। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक और एक के अलावा अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 शामिल है, यानी कि यहाँ 5 लिख दीजिएगा, दोनों मेरा एक जैसा डबल है, गुणनखंड 5 शामिल है, ठीक है। आपको यही बात लिख देना है। इसीलिए मेरा मानना क्या हुआ
इसलिए मेरा मानना क्या हुआ, गलत साबित हुआ। ठीक है ना, गलत साबित हुआ। ठीक है, यानी कि मेरा मानना कौन चीज है, गलत है। अर्थात अतः लिखेंगे हम √5, क्या लिखा है, √5 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के आधार पर यदि बंटवारा होता है संख्याओं का तो दो ही बातें, यदि परिमेय संख्या नहीं होता तो वो क्या होता, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या नहीं है, √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। यही चीज आपको प्रमाणित करना था। ठीक है, तो आप इसे स्टेप वाइज स्टेप समझ सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी पॉइंट पे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आप एक बात यहां देखिएगा, यदि आपको √5 होगा यहाँ पर तो आप ऐसे प्रोसेस करेंगे, यदि √2 होगा तो सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ नंबर चेंज होगा। यानी कि उसमें आवाज वनिष्ठ गुणनखंड आपको 3 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। जो भी आपको यहाँ पर आएगा इस हिसाब से ऐसा करना है। ठीक है, यदि आपको क्यूबिक √5 रहता तो यहाँ दोनों तरफ आप घन करते। तो छात्रों, मैंने आपको ये अपरिमेय संख्या की अपरिमेयता को साबित करके समझाया। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आप इसी तरह के कई सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।